हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद सेशन जिसमें आज हम लोग 12 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज इट्स बेसिकली अबाउट दी कि एक बुक लॉन्च हुई है ना। उस बुक में बेसिकली बताया गया कि इंडिया के जो रॉ है और जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एंड पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है, आईएसआई, उनके बीच में ऐसा क्या बेसिकली हुआ था बिफोर दी पठानकोट वाला इंसिडेंट, सॉरी, आफ्टर दी पठानकोट वाला इंसिडेंट एंड बिफोर दी बालाकोट वाला इंसिडेंट। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो बैक चैनल टॉक्स हुई थी बिफोर दी बालाकोट इंसिडेंट। हुआ क्या, जब पठानकोट का इंसिडेंट हुआ था तो पठानकोट के इंसिडेंट में ये क्लेम था कि जरूर तो टेररिस्ट अटैक जो है वो जैसे मोहम्मद ने किया है, बट इसको जो बैक है, इसको मतलब पुश जो है इस टेररिस्ट अटैक को, ये पाकिस्तान की एजेंसी ने किया है, आईएसआई ने किया है। बट पाकिस्तान ने मना कर दिया था आफ्टर दी पठानकोट। पाकिस्तान ने मना किया था कि नहीं, ये हमारा कोई काम नहीं है, ये बेसिकली हमारे कुछ लोअर लेवल के करप्ट पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने जेएस के टेररिस्ट को पठानकोट एयरबेस में आने दिया और वहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ। एक बुक में ये लिखा हुआ है, एक बुक में पूरी बात लिखी हुई है, ये बुक लॉन्च हुई है। और फिर आगे बताया गया कि देन एनएसए जो थे, एनएसए बिलीव नहीं किया आईएसआई के क्लेम को, और रॉ ने भी बेसिकली बिलीव नहीं किया। और बेसिकली देखा जाए तो बस बालाकोट स्ट्राइक थी ना, ये बस पनिशमेंट थी, ये रिटेलिएशन था तुम्हारा पठानकोट वाले इंसिडेंट का, बस रिटेलिएशन था। ओके, ये बताया गया। एंड कुलभूषण यादव के बारे में बताया, कुलभूषण यादव को बोला है कुलभूषण यादव इज एन एसेट, वो एसेट थे, ना कि कोई ऑफिसर थे, उनको इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग मिली ही नहीं थी, वो सिर्फ एसेट थे। मूविंग फर्दर, सो कल हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लिप हुई, लैंडस्लाइड हो गई। तो ये बेसिकली हिली एरियाज में कॉमन होता है, स्पेशली इन दी मानसून सीजन, जब वहां पर डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होने लगे। क्योंकि जब तक रूट्स सॉइल को पकड़ के नहीं रखेंगी, जैसे ही रूट्स निकलेंगी तो सॉइल लूज हो जाएगी, सॉइल लूज होती है तो लैंडस्लाइड होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, ग्रेविटी काम करती है, क्योंकि आप ऊपर हो और आपको दिख रहा है कि आपके पास स्लाइड है, तो यू स्लाइड ना, ये ऑटोमेटिकली स्लाइड हो जाएगा। लेकिन जब ट्रीज होते हैं तो ट्रीज सॉइल को रोक के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। बट आप डिफोरेस्टेशन करोगे तो वैसी बात है, सैंड लूज हो जाएगी, सॉइल लूज हो जाएगी, एंड लैंडस्लाइड के बहुत सारे केसेस आते हैं। वही हुआ, हिमाचल में लैंडस्लाइड हुई, लैंडस्लिप हुई, जिसके चलते 10 लोगों की डेथ हो गई और 16 जो लोग हैं अभी मिसिंग है ना। और बस में हुआ ये, तो बस रोल डाउन हो गई जॉर्ज पर। अब गॉर्ज क्या होता है, तो जॉर्ज नहीं है, गॉर्ज है, ठीक है। तो गॉर्ज होता क्या है, तो गॉर्ज इज अ वैली, बट थोड़ी सी बेसिकली हम बात करें तो इट्स अ ग्रेट कैनियन, अगर आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया का, तो वो बेसिकली गॉर्ज है। ओके, सो जैसे वैली होती है ना, तो वैली वी शेप में होती है, वैली वी शेप में होती है। गॉर्ज जो है, गॉर्ज बेसिकली सिर्फ ऐसा पाथ होता है और यहाँ साइड माउंटेन्स होते हैं, ये माउंटेन्स है और यहाँ पर रिवर बहती है, तो दिस इज गॉर्ज। ओके, अगर आप इसको वैसे ही बना दो, अगर आप उसको ऐसे बना दोगे यूं ऐसे, तो ये वैली बन जाएगी, ये वैली बन जाएगी, ये नहीं वैली, ये यहाँ से रिवर निकले तो वैली है, बट इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएगा तो ये गॉर्ज में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, मूविंग फर्दर, सो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क बेसिकली इज इन असम, एंड काजीरंगा नेशनल पार्क बिकम द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया जहां पर ऑफिशियल्स को सैटेलाइट फोन से इक्विप किया जाएगा, मतलब उनको सैटेलाइट फोन्स दिए जाएंगे, जैसे पुलिस वालों को सैटेलाइट फोन्स मिलते हैं। अगर आपने देखा होगा कि मूवीज वूवीज में, तो जो पुलिस की गाड़ियां होती है उसमें फोन लगा होता है, ब्लैक कलर का फोन होता है, इसमें से बात करते हैं, हेलो चार्ली ओबर ये सब करके, तो दैट दैट इज अ सैटेलाइट फोन। तो वो सैटेलाइट फोन जो है बेसिकली, अच्छा उनका कोई उनका सैटेलाइट फोन्स का एक फायदा होता है कि बेसिकली आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो जहां पर आपका इंटरनेट भी नहीं, जहां पर आपका नेटवर्क भी नहीं है ना, फोन नेटवर्क भी नहीं होता ना, तो वहां भी थ्रू अ सैटेलाइट आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हो किसी पर्सन से। ओके, तो वही बात है, काजीरंगा बिकम द फर्स्ट नेशनल पार्क जहां पर सैटेलाइट फोन से इक्विप किया जाएगा ऑफिशियल्स को, वहां के बेसिकली लोगों को। और अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों हुआ, रीजन बीइंग, हेमंत विश्व शर्मा ने ये डिसीजन लिया था, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर है, और उन्होंने बोला था कि हमें पोचिंग को हटाना है ना, हमें पोचिंग को हटाना है। तो इसी के चलते जब पोचिंग ना हो, मतलब पोचर्स के बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ऑफिशियल्स
फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और पोचर्स के बीच में बहुत बड़ा हमेशा से क्लैश होते रहते हैं, क्योंकि पोचर्स आते हैं और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो इसी के चलते काजीरंगा नेशनल पार्क में जितने भी लोग हैं, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, रेंजर्स हैं, उन सबको सैटेलाइट फोन से इक्विप किया जाएगा कि जो अगर कोई पोचिंग करते हुए पकड़ा गया या क्लैश होते हुए पकड़ा गया तो इजीली अथॉरिटीज को पता लग जाएगा कि कौन पोचिंग कर रहा है और कहां पोचिंग हो रही है। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सिटी। तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप द सिटी न्यूज। सो अगेन, सो आज अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में टोटली अबाउट द पॉलिटिकल न्यूज, तो हमें नहीं पढ़ना है ना। जब बीजेडी डिमांड्स कास्ट बेस्ड सेंसस, बीजेडी मतलब बीजू जनता दल, तो उड़ीसा में जो रूलिंग पार्टी है बीजू जनता दल, वो भी क्लेम कर रही है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए और जो 15% वाला जो लिमिटेशन लगी हुई है वो लिमिटेशन हटनी चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे दी जाती है ना। तो देयर आर चांसेस कि ओबीसी की पॉपुलेशन ज्यादा हो तो हमें रिजर्वेशन भी ज्यादा देना पड़ेगा और हो सकता है कि 50% को एक्सीड कर जाए। तो वही है, तो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज मतलब अपना दल, जो एनडीए की कुछ कोलिशन पार्टीज हैं, अपना दल और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, तुम्हारा नीतीश कुमार वाली, उन्होंने तो क्लेम किया है, उन्होंने तो बोला है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। और अभी बीजेडी ने भी क्लेम कर दिया कि देयर शुड बी अ कास्ट बेस्ड सेंसस। मूविंग फर्दर, सो ऑन द सदर्न पेज तो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाते हैं। एक मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर की टीम केरला में गई। उनका काम ये था, ये चेक करना था कि केरला में इतने ज्यादा कोविड-19 के केसेस निकल क्यों रहे। तो उसी चीज को उन्होंने बताया। उन्होंने बोला कि केरला में बहुत सारे फ्लॉज देखने को मिले और मेजर दो फ्लॉज देखने को मिले। ओके, पहला फ्लॉज देखने को मिला कि इनएडिक्वेसी इन होम केयर, मतलब होम केयर नहीं दे पा रही सही तरीके से, वहां पर इनएडिक्वेट चीजें हैं, मतलब वहां पर मेडिकल हेल्प नहीं है, वहां पर कॉमन हेल्प ही नहीं है किसी पेशेंट के लिए, तो होम केयर नहीं मिल पा रही। देन बताया गया आइसोलेशन ऑफ पॉजिटिव पेशेंट्स, के पॉजिटिव पेशेंट जो होते हैं उनका आइसोलेशन भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते वो कांटेक्ट में आ जाते हैं बहुत लोगों के और केसेस राइज अप करने लगते हैं इन दी स्टेट। ये मल्टी डिसिप्लिनरी कमिटी ने बताया। ओके, यही इनएडिक्वेसी इन दी होम केयर एंड कांटेक्ट ट्रेसिंग आर दी मेन फैक्टर्स के कांटेक्ट हो रहा है। अगेन वी आर मूविंग फर्दर, सो नेक्स्ट न्यूज जो है तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का अभी ऑर्डर आया था अबाउट दी मेघदातु प्रोजेक्ट को लेकर। तो मेघदातु प्रोजेक्ट इट्स बिटवीन बेसिकली इट्स अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू स्टेट्स, इट्स आंध्र प्रदेश, इट्स बेसिकली कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और एनजीटी ने बोला था कि मेघदूत डैम प्रोजेक्ट पर जितनी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उन सबको क्लोज कर दो, मतलब जो भी काम चल रहा है उस सबको क्लोज कर दो। तो अब तमिलनाडु जो है वो सुप्रीम कोर्ट मूव करेगा अगेंस्ट दी एनजीटी ऑर्डर, है ना। तमिलनाडु जो है वो सुप्रीम कोर्ट मूव करने वाला है, सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एनजीटी ऑर्डर। अच्छा, क्वेश्चन उठता है हाई कोर्ट क्यों नहीं, क्योंकि दो स्टेट्स का डिस्प्यूट है ये, और दो स्टेट्स के डिस्प्यूट में हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं हो सकता। सो ये डायरेक्टली जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मूविंग फर्दर, सो यस, सो ऑन द एडिटोरियल पेज तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज सेफ एट स्कूल, तो अपन इसको कवर अप करेंगे, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, सेकंड जो एडिटोरियल है इट्स अबाउट दी एन अर्बन जॉब्स सेफ्टी नेट, इसको अपन डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल, वेरी वेरी गुड एडिटोरियल, एक बहुत बहुत अच्छी बात है इसमें। एंड द थर्ड वन फ्रॉम दी स्पोर्ट्स, तो इट्स हाईएस्ट ऑनर फॉर अ हॉकी आइकन, तो अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी खेल रत्न को कन्वर्ट कर दिया ध्यानचंद खेल रत्न में, उसका नाम चेंज किया, उस चीज को लेकर। नाउ पहला जो एडिटोरियल है इट्स अबाउट दी सेफ एट स्कूल। अच्छा, ये चीज बता रहा है कि अगर हम देखें, सबसे पहले उन्होंने यही बताया कि इंडिया में मोर देन अ ईयर, एक साल में जितने भी बच्चे हैं ना वो सब एक साल पीछे जा चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, और जिसके चलते स्कूल्स हो गए या फिर जो भी स्टूडेंट्स हो गए, उन सबको बेसिकली उनके पास ऑप्शन नहीं था, तो उनको सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग ही देखने को मिली और बहुत सारी चीजें वो लोग मिस आउट कर गए, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, तो उन लोगों ने मिस आउट कर दिया ये सारी चीजें। तो वो उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, वो डिप्राइव रहे कम से कम 1 या 2 साल से ज्यादा, 1 या 1.5 साल से ज्यादा, उनकी स्किल में कोई डेवलपमेंट नहीं आ पाया। ओके, इसी चीज को देखते हुए इंडिया में अराउंड 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने डिसीजन लिया है कि हम लोग बेसिकली कैंपस को रीओपन कर देंगे
फॉर अ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए, मतलब 11th और 12th लोगों के लिए स्कूल्स ओपन होंगे। ओके, और ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में हो रहा है, और ये इंडिया की सिचुएशन है। देयर आर मेनी कंट्रीज, देयर आर सेवरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पर ये सिचुएशन देखने को मिली, बच्चे नहीं जा पाए स्कूल। बट नाउ देयर आर कंट्रीज जो वहां के लीडर्स हैं वो वेस को जो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सके और हम बच्चों को अलाउ कर सके वो कैंपस में जाके पढ़ सके। ओके, ये बात है। अगर बात बताई जाए तो हरियाणा और नागालैंड ऐसे दो स्टेट्स हैं, ऐसे दो नए स्टेट्स हैं, दो नए स्टेट नहीं, दो ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने सबसे पहले स्कूल को रीओपन किया था आफ्टर दी सेकेंड वेव, है ना। जैसी सेकेंड वेव खत्म हुई उसके बाद दो स्टेट से हरियाणा और नागालैंड, उन्होंने इन पर्सन टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, मतलब स्कूल को रीओपन कर दिया था कि आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो। उसके बाद फिर पंजाब ने भी डिसीजन लिया, उत्तराखंड ने भी लिया, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी, लक्षद्वीप भी इस महीने स्कूल खोलने वाली है, और उड़ीसा, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, यूपी इन दिस मंथ या इन दी अपकमिंग मंथ्स खोलने वाली है ना। अब वही चीज है, अब एक स्टडी हुई, अब स्टडी में क्या था, अ स्टडी ऑफ अ मिलियन स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स, मतलब कम से कम 10 लाख थे लोग, जिसमें स्टूडेंट्स भी थे, स्टाफ मेंबर्स भी थे, जो कि स्कूल में रिटर्न हुए इस ईयर, और ये सर्वे हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके, और ये बोला गया था कि सर्वे में पता लगा कि चिल्ड्रन जो कि 12 ईयर्स से ज्यादा है वो लोग ही बेसिकली आ पाए, इधर आ पाए, स्कूल आ पाए, क्योंकि यूएस में देखा जाए तो यूएस में 12 ईयर्स के जो ऊपर चाइल्ड है उसको वैक्सीन लग रही है। और जब सर्वे हुआ, सर्वे में बताया गया, स्टडी में बताया गया कि 10 लाख लोगों में से सिर्फ 7,000 कोविड-19 पॉजिटिव चिल्ड्रन और एडल्ट निकले, सिर्फ पॉजिटिव निकले। ओके, सो देखा जाए तो कंपैरिजन जितना रिस्क कम दिखाई दे रहा है, रिस्क है, अगर 10 लाख में 7,000 लोगों को भी इंफेक्शन होता है तो रिस्क तो है, बट कंपैरेटिवली देखा जाए तो इतना रिस्क चलता है, इतना रिस्क हम ले सकते हैं। ओके, इट्स नॉट अ डेथ, इट्स एन इन्फेक्शन ओनली, जो कि अब तो वैक्सीन भी है, अब तो उसके हमारे पास उसका मेडिसिन भी है। ओके, देन इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो इंडिया में बताया गया, इंडिया में जो स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है जो स्कूल जाते हैं, इट्स अराउंड 250 मिलियन की पॉपुलेशन है जो उन बच्चों की जो स्कूल जाते हैं। ओके, लेकिन अगर हमने इन पर्सन स्कूलिंग स्टार्ट कर दी तो बहुत सारे हो सकता है, क्योंकि इंडिया इज नॉट सिमिलर टू दी यूएसए, वहां पर लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, वहां मास्क और वैक्सीन लगवाना कंपलसरी समझते हैं, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में there are students, they don't take health seriously, they don't take COVID-19 vaccine virus seriously, same goes with the parents। और वही सिचुएशन देखने को मिली पंजाब में, लुधियाना में। तो लुधियाना में हुआ कि सिर्फ 2 दिन हुए थे खोले हुए, मतलब सॉरी 8 डेज हुए खोले हुए स्कूल को, और 2 स्कूल्स में से 20 स्टूडेंट्स कोविड-19 पॉजिटिव निकल गए। तो वही चीज है कि क्या करना चाहिए। फिर लास्ट में ऑथर ने यही लिखा कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि हम एजुकेशन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, अब इसका लॉन्गर इम्पैक्ट बहुत बुरा देखने को मिलेगा। एंड पहली चीज गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि टीचर्स और स्टाफ को वैक्सीनेट कर दो पूरे तरीके से, तो जो अर्जेंसी है, जो लेकुना है, जो लूपहोल्स है, वो फिलअप हो जाएंगे। मूविंग फर्दर, सो द सेकंड एडिटोरियल इज अबाउट द अर्बन जॉब सेफ्टी नेट, तो अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल। सो ये जो एडिटोरियल है ना, ये बताया गया कि पैंडेमिक के समय हमारे पास 2 डिफिकल्ट चॉइसेस थी, हमें 2 डिफिकल्ट चॉइसेस के बीच में एक डिफिकल्ट चॉइस हम देख रहे थे, हमारे पास आई रही थी डिफिकल्ट चॉइसेस कि हम लाइफ को बचाएं, हम जिंदगी को बचाएं, कि अपने लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करें, जो हमारा जिंदगी चल रही है, हमारा पैसा जो है, अर्निंग है, हम उसको प्रोटेक्ट करें कि हम लाइफ को बचाएं। तो हमारे पास 2 डिफिकल्ट सिचुएशन थी, 2 डिफिकल्ट ऑप्शन थे, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई 2021 में, जो कि आईएमएफ निकालता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका बेसिकली हेडक्वार्टर यूएसए में। हमेशा याद रखना, पैसों वाली जो चीज होती है ना, इट्स इन यूएसए, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इट्स इन यूएसए। उस रिपोर्ट में बताया गया कि ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज, सारी कंट्रीज जो है, उन सब में बेसिकली जीडीपी जो है ना बहुत ज्यादा नीचे जाएगी, श्रंक हो जाएगी, नीचे जाएगी। और बताया भी क्या, ग्लोबल जीडीपी ओवरऑल अगर एवरेज निकाले तो ग्लोबल जीडीपी श्रंक बाय दी 3.3%,
लेकिन एक्सेप्ट चाइना, चाइना जो है, चाइना को कोई भी इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था लास्ट ईयर, मतलब इन ईयर 2020 में। ओके, कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, देखा जाए तो यूएस हो गया, ब्राजील हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया और यूरो एरिया हो गया, यूरो मतलब अदर यूरोपियन कंट्रीज, तो उधर जीडीपी का कंस्ट्रक्शन जो है वो 3.5% से 7% रहा। मतलब इतना, एक तो हम स्टेगनेंट ग्रोथ पे भी नहीं रहे और इतना डिक्रीमेंट और आ गया हमारी ग्रोथ पर। और वहीं हम इंडिया की बात करें, इंडिया की जीडीपी की बात करें, तो इंडिया की जीडीपी में कितना ज्यादा डिक्रीमेंट आया, तो इट्स 8%। वहीं एवरेज ग्लोबल जीडीपी का कितना है, 3.3%। वहीं अगर हम यूएस, ब्राजील और सारी कंट्रीज का लेके तो 3.5 से 7% है, और इंडिया का मतलब सबसे हाईएस्ट है 8%। किस कंट्री की सबसे ज्यादा जीडीपी गिरी है, तो इट्स इंडिया, 8% गिर गई। ओके, और वहीं हम चाइना की बात करें तो चाइना में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। तो चाइना में तो उनकी जीडीपी जो ग्रोथ है, इट्स ग्रोथ बाय दी 2.3%। देन इंडिया में बताया गया, इंडिया की सिचुएशन बताएगी सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि एक रिपोर्ट में पता लगा कि 95 मिलियन पीपल जो है वो एक्सट्रीम पुअर कैटेगरी में आ गए बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। इंडिया की बात करें तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था ना अप्रैल 2021 में, जब कोरोना वायरस पीक पे था, तो 23.5%। उसको फरवरी 2021 में डिक्रीज हो गया 6.9% पर। तो इतना अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली देखा जाए, इतना अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। अब ऑथर ने बेसिकली बताया कि इस सिचुएशन को देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि देखो लाइफ को हम बचा नहीं सकते थे, लाइफ को बचाने का मेन फोकस था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो और वैक्सीन बने, और वो वैक्सीन बन गई, लेकिन अब लाइवलीहुड को कैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसी को देखते हुए ऑथर ने बताया कि बिकॉज इन द वेक ऑफ दिस इकोनॉमिक डिक्लेरेशन, इस इकोनॉमिक डिक्लेरेशन से हमें पता लगता है कि हमें अपनी लाइवलीहुड को मिनिमाइज कर देना चाहिए, मतलब एक मिनिमम वेज फिक्स कर देना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर हम कंपेयर करें ना तुम्हारे रूरल एरियाज से, तो हमें रूरल एरिया के पर्सपेक्टिव सोचना चाहिए। उन्होंने बोला कैसे, क्यों सोचना चाहिए रूरल पर्सपेक्टिव के, रूरल एरिया के पर्सपेक्टिव से, तो उन्होंने दो रीजन बताए। उन्होंने पहला बताया कि देखो इकोनॉमिक शॉक जो है ना वो बेसिकली अर्बन एरियाज में भी था, रूरल एरियाज में भी था, लेकिन रूरल एरियाज में लाइवलीहुड सेफ्टी नेट प्रोवाइड था। अब वो क्या था अपन समझेंगे। सेकंड जो उन्होंने बताया कि लाइवलीहुड सेफ्टी नेट जो था ना वो आपकी फैमिली को बचा के रखता है, आपकी लाइवलीहुड को बचा के रखता है। और लोगों ने जब क्वेश्चन पूछा ऑथर से कि वो कौन सा नेट है रूरल एरियाज में जो सेफ्टी नेट है जो लाइवलीहुड को बचा के रखता है, तो उन्होंने बताया कि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो मनरेगा एक सेफ्टी नेट है रूरल एरियाज में जो कि वहां के लाइवलीहुड को, वहां के लोगों के लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन वही चीज ये अर्बन एरियाज में भी होनी चाहिए। लेकिन अर्बन एरियाज में ऐसा है, मिशन है एक नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, बट वो कोई पैसा पे नहीं करता, वो कोई स्मॉलर अमाउंट पे नहीं करता जैसे मनरेगा में, कि अगर आप 120 डेज या 100 डेज अगर आप काम करते हो तो यू विल गेट अराउंड सम अमाउंट, 100 रुपीज या 200 रुपीज, 150 रुपीज। लेकिन ये जो अर्बन एरिया लाइवलीहुड मिशन है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, ये बेसिकली बताता है कि अर्बन एरियाज में लोगों की स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, वो लोग खुद कैसे इंडस्ट्रीज में काम करें। वो ये नहीं बताते कि आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाए, आप पैसा कैसे अर्न कर सकते हो, ये चीज कहीं नहीं दी, ये चीज अर्बन एरियाज में नहीं है, और वही चीज लाने की जरूरत है। ओके, अब ऑथर ने बताया कि अगर हम देखें तो माइग्रेशन जो होता है, वो माइग्रेशन कहां से कहां होता है, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में होता है। बट अगर हम पैंडेमिक का देखें, पैंडेमिक की अगर हम बात करें तो ये थ्योरी तो बिल्कुल उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई, रिवर्स माइग्रेशन हो गया, लोग अर्बन एरिया से रूरल एरियाज में जाने लगे। क्या रीजन क्या था, बिकॉज ऑफ द मनरेगा, क्योंकि उनको पता था अर्बन एरियाज में हमको लाइवलीहुड नहीं मिलेगा, वही रूरल एरियाज में हमको लाइवलीहुड मिल जाएगा। ओके, तो फिर उन्होंने अब अच्छा, ये ऑथर जो है ना रजनीश, ही इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड ही इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन द हाउस डेवलपमेंट, होम अर्बन डेवलपमेंट उसमें है इन द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। फिर उन्होंने हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल भी दिया, जैसे बताया कि हिमाचल प्रदेश में बेसिकली स्कीम लॉन्च हुई थी, मुख्यमंत्री शहरी आजीविक गारंटी योजना। ओके, उसमें बताया गया कि हम बेसिकली अर्बन एरियाज में लोगों को लाइवलीहुड सिक्योरिटी देंगे, 120 डेज काम कराने, 120 डेज उनको मिलेंगे, एक साल में 120 डेज उनको काम करना ही होगा, ये मिनिमम है। ओके, और ऐसा रहेगा कि हर हाउस होल्ड में से एक पर्सन को जिसकी एज 65 ईयर से कम है उसको जॉब मिलेगी। अब जॉब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिल सकती है, अर्बन लोकल बॉडी से मिल सकती है, जहां भी अनस्किल्ड वर्क दिया जाएगा, और एक वेज फिक्स की जाएगी। अगर मतलब मान के चलो आपको जॉब कार्ड इशू किया गया,
अंडर दिस स्कीम और आपको जॉब नहीं मिलती है तो 75 रुपीज पर डे आपको मिलने वाला है, ये तो मिनिमम फिक्स्ड है। ओके, ये तो फिक्स्ड है। फिर उन्होंने यही बताया कि अगर हमने जब ये चीज देखी तो इस चीज में बहुत सारी चीजें सुधार में आया, लाइवलीहुड, बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड जो है ना वो ट्रैक पे आ गई इस स्कीम के चलते। लेकिन आगे ऑथर का यही कहना है कि यूनियन और स्टेट्स को रिसोर्सेज जो है वो साथ में प्रोवाइड करने चाहिए और दोनों को एक स्कीम बनानी चाहिए और जिससे जो अर्बन लाइवलीहुड है वो चलती रहे, उसमें ब्रीच ना है, ये ऑथर का कहना है। ओके, मूविंग फर्दर, so it's a very very easy tutorial है ना, ये वाला जो एडिटोरियल है हाईएस्ट ऑनर फॉर अ हॉकी आइकन। तो ये एडिटोरियल ये है कि अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी ऑन द 6th of August उन्होंने अनाउंस किया कि जो राजीव गांधी खेल रत्न है, उन्होंने ट्वीट पे अनाउंस किया था, उसमें उन्होंने खेल रत्न लिखा था, राजीव गांधी खेल रत्न नहीं लिखा था कि कहीं पॉलिटिक्स ना हो जाए उस पर। उन्होंने बोला था कि राजीव गांधी खेल रत्न जो है इट विल बी रीनेम्ड एज व्हाट, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। अब उन्होंने यही बताया, सबसे पहले ये प्रॉब्लम बताई उन्होंने कि देखो 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है और 29 अगस्त बेसिकली देखा जाए तो मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है और इस दिन अवार्ड्स दिए जाते हैं, खेल रत्न भी दिया जाता है, आपको अर्जुन अवार्ड भी दिया, द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया जाता है। लेकिन खेल रत्न जो पहले था वो राजीव गांधी के नाम पे था, अब मेजर ध्यानचंद के नाम पे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। लेकिन मेजर ध्यानचंद के नाम पे एक और अवार्ड था, दैट इज मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ओके, अब दो अवार्ड्स के सेम नाम है तो उस पर क्या करना चाहिए। फिर लास्ट में ऑथर ने बताया कि देखा जाए तो मिल्खा सिंह का एक ड्रीम था कि कोई इंडियन एथलीट जो है वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते और नेशनल एंथम बजना चाहिए पूरे स्टेडियम में, और इन्होंने लास्ट ईयर ये अनाउंसमेंट किया था। और रिसेंटली अभी हम बात करें तो 3-4 दिन पहले ही नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता इन दी ट्रैक एंड फील्ड। ओके, सो वही बात हो सकती है कि जो मिल्खा सिंह के नाम पर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो जाए। ओके, वो तो बता दिया। फिर ऑथर ने यही बताया कि जब 2011 में सचिन तेंदुलकर को जब भारत रत्न मिला था तो पहली बात तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत रत्न जो है ना वो स्पोर्ट्स में दिया जा सकता है, स्पोर्ट्स कैटेगरी में दिया जा सकता है। बट 2011 में जब अनाउंसमेंट किया था यूपीए गवर्नमेंट ने कि सचिन को हम भारत रत्न देंगे तो लोगों ने डिमांड करी थी, लोगों ने ये रखा था, प्रपोजल रखा था कि सबसे पहले सचिन से पहले मेजर ध्यानचंद को देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे पर्सन है, वो ऐसे बेसिकली ऐसे विजर्ड, ऐसे मैजिशियन थे वो हॉकी में, जिन्होंने एक तो इंडिया को नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है लेकिन इतना फेमस कर दिया था उन्होंने हॉकी को कि लोग नेशनल स्पोर्ट्स समझने लगे थे हॉकी को, और इंडिया को बहुत एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए थे किसी इवेंट में। तो इसीलिए मेजर ध्यानचंद को पहले बेसिकली देना चाहिए, बट वो बात दब गई, वो बात नहीं हुई और वही बताया गया। तो ऑथर का सिंपल सा जो कहना है ना, ऑथर का यही कहना है कि मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, जिससे यंगस्टर्स जो है और स्पेशली ऐसे स्पोर्ट्स जिन पे लोग फोकस नहीं करते एक्सेप्ट क्रिकेट, उन पे लोग फोकस करेंगे, उनको एनकरेजमेंट मिलेगा यंगस्टर्स को, और एक टेम्परामेंट बनेगी, स्पोर्ट्स टेम्परामेंट बनेगी उनके अंदर, जिससे हमारे आने वाले ओलंपिक्स में हमारा जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार भी आएगा। मूविंग फर्दर, जो कल हिमाचल में लैंडस्लाइड हुआ उसी को लेकर ये न्यूज है। इट हैपन इन अ स्प्लिट सेकंड, सर्वाइवर सेज, जो सर्वाइवर ने ये बताया कि बहुत कम समय, पता ही नहीं लगा कब हम लोग लैंडस्लाइड हो गए और कब हम नीचे जा चुके और ये सारी सिचुएशन हो गई। सो जस्ट रीड इट, पता लगेगा कि कहाँ हुआ है लैंडस्लाइड। अच्छा, इट्स अ ये बहुत कॉमन है, बट एक बार रीड आउट कर लेना और देख लेना कि वो एरियाज को मार्क कर लेना कि इन एरियाज में लैंडस्लाइड केसेस ज्यादा निकलते हैं, तो इन फ्यूचर अगर लैंडस्लाइड होते हैं तो हमें याद रहेगा कि हाँ इन जगहों पर लैंडस्लाइड्स हुए। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस रोहितन नारिमन, तो जस्टिस रोहितन नारिमन जो है आज रिटायर होने वाले हैं। सो बेसिकली ही विल बी रिटायर्ड, और देखा जाए तो वो बहुत यंग एज में ही सीनियर एडवोकेट बन गए थे, उनको 37 की एज में ही सीनियर एडवोकेट बना दिया था। फिर वो 2011 में सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट हुए, उसके बाद देखा जाए तो वो 2014 में जज अपॉइंट हुए थे, एंड ही इज ओनली द 5th लॉयर इन द नेशंस हिस्ट्री टू बी डायरेक्टली अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लोग क्या होते हैं, लोग हाई कोर्ट के जज से सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, हाई कोर्ट के सीजे से सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, बट रोहितन एफ नारिमन इकलौते ऐसे, मतलब अभी तक सिर्फ 5 जजेस हुए हैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट के
जो कि कभी भी हाई कोर्ट में जज नहीं रहा और डायरेक्टली सीधा जज बने तो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। तो वही जस्टिस रोहितन नरिमन है, जो कि उनका रिटायरमेंट, आज रिटायर हो जाएंगे वो। उन्होंने बहुत सारे देखा जाए, श्रेया सिंगल उनका सबसे मेजर वाला केस है जिसमें उन्होंने 66A को स्टक डाउन किया था। तो ये लिख लेना, क्योंकि 66A अभी बहुत लाइमलाइट में भी था, और श्रेया सिंगल वाला भी केस लिख लेना, और ये इनका नाम भी लिख लेना कि उन्हीं ने जजमेंट दिया था, उस बेंच में ये बैठे हुए थे। मूविंग फर्दर, सो बात की जाए तो लोकसभा जो है, लोकसभा मॉनसून सेशन एडजॉर्नमेंट हो चुका है ना, अभी एडजॉर्न हुआ है, फिर एडजॉर्न साइन डाई जो है अनाउंस हो जाएगा, उसके एडजॉर्न साइन डाई अनाउंस हो चुका है, और प्रेसिडेंट जो है वो प्रोरोग अनाउंस कर देगा, मतलब प्रोरोग मतलब कि अब सेशन नहीं होने वाला, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इन दी विंटर सेशन। तो उसे बताया कि लोकसभा एडजॉर्न हो चुकी है 2 दिन पहले ही, और देखा गया 20% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। ओके, और जो हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला लोकसभा के, उन्होंने कल मीटिंग बुलाई जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी थे और अपोजिशन के लीडर्स भी थे, जैसे सोनिया गांधी थी और अधीर रंजन चौधरी भी थे। मूविंग फर्दर, सो पार्लियामेंट ने, मतलब कल तो लोकसभा में पास हो गया था ओबीसी वाला बिल, जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को राइट मिल जाएंगे वो किस कैटेगरी को ओबीसी में डालना चाहती हैं। पहले सिर्फ प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, लेकिन अब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के पास भी पावर है। तो पार्लियामेंट ने कल राज्यसभा में भी पास हो गया ओबीसी लिस्ट, तो पार्लियामेंट से पास हो चुका है। अब ये जो बिल है ना, ये बेसिकली प्रेसिडेंट के पास जाएगा फॉर दी असेंट और लॉ बन जाएगा। मूविंग फर्दर, सो यही सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि फिल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स पैनल वैकेंसीज इन द 8 वीक। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स पैनल में जितनी वैकेंसीज है ना, 8 हफ्ते का हम टाइम दे रहे हैं आपको, विद इन 8 वीक्स आप वैकेंसीज फिल अप कर दो। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात बोल दी कि हम वैकेंसीज को बेसिकली हम देख, क्योंकि बहुत ज्यादा काम जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है कंज्यूमर से रिलेटेड, तो आप वैकेंसीज को जल्दी जल्दी फिल अप करिए। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, विद इन द 8 वीक्स। और सुप्रीम, और कल राज्यसभा का लास्ट डे भी था, मतलब कल पार्लियामेंट का लास्ट डे ही था, तो राज्यसभा ने कल इंश्योरेंस बिल को क्लियर कर दिया। इंश्योरेंस बिल क्लियर हो चुका है राज्यसभा से भी। तो इंश्योरेंस बिल यही है कि अब प्राइवेट एंटिटीज भी पैसा इन्वेस्ट कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी में, पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज में। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट, तो हमें नहीं पढ़ना है एडवर्टीजमेंट वाली न्यूज। ओके, सो वी डायरेक्टली मूव टू दी वर्ल्ड न्यूज। सो वर्ल्ड न्यूज में देखा जाए तो यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में बताया गया कि तालिबान जो है वो काबुल को 90 डेज में टेक ओवर कर लेगा। ये यूएस इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है। ओके, और उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अफगानिस्तान में 65% जो एरिया है वो मिलिट्री कंट्रोल में है, बट ऑब्वियस सी बात है इन दी अपकमिंग फ्यूचर्स उनके कंट्रोल से निकल जाएगा, और अभी भी 11 सिटीज में फाइटिंग चल रही है। सो तालिबान जो है, तालिबान काबुल को 90 डेज में कैप्चर करने वाला है, ये यूएस इंटेलिजेंस ने बता दिया है। ओके, सो वर्ल्ड न्यूज में देखा जाए, वर्ल्ड न्यूज में आज हमारे लिए एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, एंड सेम गोज विद द बिजनेस न्यूज, नॉट समथिंग वेरी, कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। ओके, सो सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। तो हमारी जो बस हाँ एक है कि लियो मेसी जो है, लियो मेसी जो बार्सिलोना छोड़ के अब बेसिकली पीएसजी में आ चुके हैं, मतलब पेरिस सेंट जर्मन, जो कि एक क्लब है। ओके, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज़, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।